बदली तेरी नजर तो नजारे बदल गए, ये चांदनी ये चांद सितारे बदल गए, बदली तेरी नजर तो। लहरों से पूछ लीजिए साहिल भी है गवाह, कश्ती मेरी डुबो के धारे बदल गए, बदली तेरी नजर तो। तो कहने लगे बेटा गाते सुरीला लेकिन तुम्हारा तलफ़ुज़ बड़ा ख़राब है। तो मैंने उनसे कहा जी तबले पे गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। अब मुझे लगा तलफ़ुज़ तबले से कोई ताल्लुक़ होगा। वो तलफ़ुज़ का मतलब उच्चारण, उन्होंने बताया तलफ़ुज़ का मतलब उच्चारण होता है, प्रोनंसिएशन होता है। तो फिर मैंने कहा हाँ 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 ठीक, मैं ठीक कर लूँगा। तो उन्होंने 2 रुपये 50 पैसे रोज़ के उसमें रख लिया रोज़ाना। तब मैंने कोई शर्मिंदगी जो आड़े आई कि मुझे तलफ़ुज़ का मतलब नहीं पता। फिर मैंने वहाँ रह के 2 रुपये 50 पैसे मुझे मिलते। 2 रुपये 50 पैसे कहने के होते थे, जब बारिश हो जाती 1.5 रुपये मिलता था, 1 रुपये मिलता था। तो उसमें हम अपना गुजारा करते थे। और 6 साल में बिल्कुल खाना बदोशों की तरह रहा हूँ। उर्दू लिखनी पढ़नी सीखी। फिर वहाँ मैंने बहुत सारे नाटक किए। फिर पहले तो गाना गाया करता था। और अब वहाँ फिर देखिए उन दिनों में मन्ना डे, मुकेश और मोहम्मद रफ़ी इनकी कॉपी किया करता था। तो मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि आपको तमाम उम्र रास्ता दिखाने वाले लोग मिलते रहते हैं। हम अपने कान बंद रखते हैं। जैसे अभी मैं अगर अपनी ज़बान मुझे ठीक करनी होती तो मैं वहाँ बुंदेलखंड में जब मैं था, बुंदेली बोलता था, तो वहाँ साव शाम में मुझे फ़र्क नहीं मालूम था। इसलिए नहीं मालूम था कि मैं सुनता नहीं था। तो हम सुनना बंद कर देते हैं एक्चुअली, तो फिर वो ज़बान वहीं की वहीं रह जाती। तो ये म्यूज़िक एक ऐसी अहमियत, ऐसे अहम है जो आपको ज़िंदगी में सिखाने का कि आपको सुनना बड़ा ज़रूरी है, जो सुनना सिखाता है। तो मैंने जब ये कहा, मैंने सुना कि भैया ये तो सा और शाम में भी फ़र्क होता है, जा जा। तो वहाँ से फिर मैंने जब उर्दू लिखनी पढ़नी सीखी तो फिर मुझे और मज़ा आने लग गया। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ सीखने का। अब मैं जब वो मन्ना डे उनकी कॉपी करता था तो एक वहाँ सार्जेंट बाबा थे जो गेट कीपर हुआ करते थे। तो हम वैसे ही स्टेज पे बैठ के किसी गाने की रिहर्सल कर रहे थे। तो मन्ना डे की आवाज़ में गा रहा था मैं। तो सारे लोग सुन रहे थे, वाह वाह कर रहे थे। वो बेचारे बीड़ी पी रहे थे बगल में, उनको कोई मज़ा नहीं आ रहा था। तो कहा कि बाबा मज़ा नहीं आ रहा था। बोला नहीं नहीं ठीक है। बोले नहीं ठीक है, देखो बिल्कुल मन्ना डे की कॉपी करता, बिल्कुल मन्ना डे जैसे गा रहा है। तो कहता कॉपी करने से क्या होता है, जब अल्लाह ने दिया है उसको देख। है किसी की कॉपी, जब वो जिंदा है तो उसकी कॉपी करके तू कहाँ रहेगा, क्या कर लेगा। तो वाकई मैंने तय किया कि आज के बाद मैं किसी की कॉपी नहीं करूँगा। जो मुझे दिया है मैं उसी को टटोलूँगा, उसी को संभालूँगा। तो वहाँ से नसीहत मिल गई, मैंने कॉपी करनी छोड़ दी। नहीं तो बस मिमिक्री और कैरिकेचर यही करता रह जाता। वहाँ से जब मुझे ये मिला कि जब आपको खुद दिया है, तुझे खुद दिया है, तो मुझे लगा हाँ दिया ही होगा। फिर टटोलना शुरू किया मैंने अपने अंदर कि क्या है मेरे अंदर। तो फिर तो मैं फिल्मी गाने भी अपने अंदाज में गाने लग गया कि जो मेरे अंदर जो महसूस होता था उस तरह फिर मैं उस तरह के सुर लगाने लगा। राग वही होता था, सब वही होता था, लेकिन जज्बात जो मेरे अंदर होते थे वो उस गाने में आ जाते थे। तो नकल करनी उस दिन से छोड़ दी मैंने। और उसका मुझे अभी पता लगा कि अगर मैं उस वक्त नकल करना ना छोड़ता तो मैं किसी की नकल ही कर रहा होता, और नकल करते करते कहाँ खो जाता। तो इसके मतलब तो ये सीधी सी बात है कि ईश्वर ने सबको दिया हुआ, हम नकल करके और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके कि बस हम तो यही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके अंदर है, सबके अंदर भरा हुआ है। मैं तो बैलगाड़ी चलाता रहता, अगर मुझे वो पापड़ वाली की आवाज़ सुन के मैंने पापड़ नहीं बेचे होते, पापड़ के साथ में वो नहीं किया होता। तो ये रास्ता हमेशा मिलता रहता है, मुझे तो हमेशा मिला है।
फिर मैंने जब नकल करनी है तो फिर मैंने लैला मजनू, शीरी फराद, आँख का नशा, सारे नाटक फिर मैंने, मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर मैं स्टेज पे आ गया और अपनी तरीके से फिर सुर लगाने लग गया और अपनी तरीके से मैंने, उस वजह से बहुत सारी बहसें भी होती थी कि वहाँ जो पुराने जो एक्टर्स थे उनके बीच, उनसे जद्दोजहद बोल रहे आज तक ऐसे किसी ने किया जो ये करने लगा। लेकिन मुझे तो अपने आप को इम्प्रूव करना था और वह 6 साल रहा। उसके बाद वो नाटक कंपनी बंद हुई, फिर मैं लखनऊ चला गया, वहाँ फिर एक नया माहौल मुझे मिल गया। लखनऊ में पहले तो टीवी और ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। लखनऊ में गोष्ठियाँ सी हुआ करती थी, किसी घर में बैठ जाते थे, कोई बड़ा सिंगर आ जाता था, कोई राइटर आ जाते थे, सब लोग मिल के किसने क्या अच्छा लिखा है, किसने क्या अच्छा पढ़ा है, वो सारी, तो उनके बीच बैठ के तो फिर दुनिया ही बदल गई मेरी। तो मुझे लगा कि यही तो ज़िंदगी है, यही तो सलीका है जीने का, यहीं से मिल रहा है। फिर ज़बान पे शुरू हुआ, फिर वहाँ से फिर मैं बिहार भी गया, फिर वहाँ से फिर यूपी, बिहार, वो तो सब, तो वहाँ जगह जगह जाके कस्बों कस्बों में और गांव-गांव जाके जो ज़बान और जो बोली और जो जज्बात और जो इमोशंस जो वहाँ सीखने मिले, वो मेरे लिए बड़ा मज़ेदार। और फिर ऐसा लगा कि ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, सीखने के लिए इतना कुछ पड़ा हुआ है, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। अब सीखना शुरू करिए, देखिए इतना कुछ है, इतना कुछ है कि ज़िंदगी वाकई छोटी लगने लग जाती है। ऐसा लगता है अभी शुरू किया है। फिर वहाँ से मुझे एनएसडी का पता लगा, तो एनएसडी आ गया मैं, 3 साल एनएसडी में रहा। वहाँ जो हमें गुरुजी मिले इब्राहिम अलकाजी, उन्होंने और मुझे दो लफ्ज़ों में ऐसे ऐसे और सिखा दिया। क्या था कि वहाँ कभी मैं ना कभी लेट पहुँचा, ना कभी कोई क्लास मिस की, और कोई कर भी नहीं पाता था। तो दिवाली का दिन था और मैंने, क्या है कि सारे लोग, उन्होंने क्लास लगा ली दिवाली के दिन इब्राहिम अलकाजी ने। तो मैंने कुछ कपड़े, क्योंकि मैं बहुत सारे काम कर रहा था, मैं उस दिन मैंने कपड़े नहीं धोए, तो मैं बाथरूम में अपने कपड़े धो रहा था। तो कुछ 10-15 मिनट के बाद एक लड़का है मेरा क्लासमेट, कहने लगे चलिए अलकाजी साहब बुला रहे हैं आपको। तो मैंने कहा बोल दो ना कि नहीं मिला मुझे। बोला नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जब उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो मैंने कहा फिर मैं क्यों झूठ बोलूँ। मैं उठ के चल दिया, पहुँच गया वहाँ। पहुँचा तो कहने लगे कि क्यों, कहाँ थे रघुवीर। तो हमारी वो बचपन में स्कूल में आदत नहीं होती कि मास्टर जी ने पूछा कि क्यों, कल क्यों नहीं आया, तो हम कहते बीमार है, तबीयत ठीक नहीं थी। तो वही याद रटा हुआ, तो वो तो बोल दिया मैंने कि तबीयत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा मरना भी है तो मेरे सामने आके मरिए आप। फिर एक सबक मिल गया कि मैंने तय कर लिया वाकई काम करते ही करते मरूंगा, चाहे कुछ हो जाए। उसके बाद फिर कभी बीमार नहीं हुआ मैं। अगर बीमार हुआ भी तो किसी को पता नहीं कि मैं बीमार हुआ। तो ये नसीहतें आपको मिलते फिर काम करने का। जो फिर एक और हुआ कि जब वहाँ 3 साल की ट्रेनिंग है एनएसडी में, तो 1 साल के बाद पूछा जाता है कि स्पेशलाइजेशन आप किस में करना चाहते हो। तो मुझसे जब पूछा गया तो मैंने कहा कि मैं सब कुछ सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा स्टेज क्राफ्ट कर लीजिए आप। तो मैंने कहा स्टेज क्राफ्ट। बोले हाँ स्टेज क्राफ्ट। तो मैंने कहा ठीक है। बोले एक्टिंग तो ठीक है लेकिन तो आप स्टेज क्राफ्ट में करिए अगर आपको सब कुछ सीखना है। तो मैं स्टेज क्राफ्ट में, तो मेरे क्लास के सारे लड़के बोले यार तुम एक्टर हो, तुम एक्टिंग करते हो, ये स्टेज क्राफ्ट में ये तो मजदूरों का काम है। तो मैंने कहा मुझे मजदूरी ही तो करनी है। और यकीन मानिए मैंने सबसे ज़्यादा नाटक वहाँ किए, बेहतर नाटक किए। स्टेज क्राफ्ट में बहुत कुछ कारपेंट्री और ये सीनिक डिज़ाइनिंग और कॉस्ट्यूम और मेकअप, ये सारा कुछ मुझे सब कुछ सीखा मैंने। तो सीखने के बाद और रास्ते खुल गए मेरे। तो फिर तो आप कहीं भी भिड़ा दीजिए मुझे। और जब मैं एनएसडी में कभी टूर पे जाता तो मैं वो कारपेंटर इनके साथ जाया करता था। वो मजदूर जो थे, जिनको मजदूर कहते थे, मेरे लिए तो कोई मजदूर नहीं है, मेरे लिए तो बस इंसान और हम मेहनत करने वाले लोग हैं। उनके साथ जाया करता था और वहाँ जो मज़ा उनके साथ आता था मुझे काम करने वालों के साथ, वो मुझे बहुत कुछ सीखते भी रहते थे। फिर मैं, हमारे जो गुरुजी थे हमको सुला देते, मैं खुद ही आरी वारी चला के, और बस अभी मेरे पास वर्कशॉप है, कहीं मैं फ्लूट बनाता रहता हूँ, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाता रहता हूँ घर में। तो ये सब ज़िंदगी इसलिए बड़ी छोटी सी लगने लगी, कितना कुछ पड़ा है करने के लिए। और एक्टिंग तो कर ही रहा था, सारी क्लासें, किसी भी क्लास में चला जाता था। और ये, और फिर जो वहाँ पे प्रोडक्शन होते थे, अलकाजी साहब करे या कोई करे, तो उनके साथ मैं हमेशा लगा रहता था। फिर वहाँ मैंने म्यूज़िक, हमें पारसी थिएटर में हारमोनियम पे हाथ नहीं रखने दिया जाता था।
वहाँ जाके हारमोनियम इशू कर लिया, फिर मैं हारमोनियम बजाना सीख लिया, फिर मैंने बांसुरी बजानी सीख ली, फिर मैंडोलिन ले लिया, फिर वो, क्योंकि जो उन्होंने कहा कि मरना है तो यहीं मरिए मेरे सामने, तो मैंने तय कर लिया काम करते। और इतना वक्त होता है आपके पास में कि बस ज़िंदगी छोटी सी लगने लग जाती है। तभी भी यही है कि मैंने यहीं बॉम्बे में एक छोटा सा अपना वर्कशॉप, वहाँ चला जाता हूँ, प्लम्बिंग भी कर लेता हूँ, घर की सफाई भी कर लेता हूँ, और बड़ा मज़ा आता है सारी चीज़ों में। तो कुछ चीज़ें ऐसे जो हमारा प्लम्बर भी नहीं ठीक कर वो मैं ठीक कर लेता हूँ, सच्ची कह रहा हूँ मैं। वो प्लम्बर बोलते 2000 रुपये लगेंगे, मैं 200 में कर देता हूँ, कि सिर्फ कुछ बदल नहीं होता है बस। तो ये है। तो एक तो सबसे पहली बात, सीखने के लिए अगर आपने शर्म की तो आप मारे गए। मेरी माँ ने कहा था कि बेटा सबसे पहले खाना बनाना सीखिए अगर कुछ सीखना है, सारे रस उसी में है, सारे स्वाद उसी के अंदर हैं। तो मेरी माँ ने सबसे पहले चावल पकवाए थे मुझसे, और उसके बाद तो अभी तो जब हम कभी घर में कभी दावत आवत करते तो खाना मुझे बनाने में बड़ा मज़ा आता है। कॉफ़ी पिला रहे हैं, पिला दीजिए, फिर और ज़्यादा बोलना पड़ेगा मुझे। तो देखा जाए, जी जी जी, इसको देख के मैं अपने आप को पहचानता रहता हूँ। देखा जाए तो वाकई सीखने के लिए इतना कुछ है, इतना कुछ है। और एक बात बता दूं, मैं सच कह रहा हूँ, ईश्वर ने सबको दिया हुआ है, हम पहचानते नहीं अपने आप को। नहीं नहीं, खड़े मजाक है। तो अगर आपको आप तय कर लें तो ज़िंदगी इतनी मज़ेदार सी ये। फिर अगर जैसे आप काम करना शुरू तो ये फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन कुछ नहीं आता, लेकिन आप झांकना शुरू कर दो बस अपने अंदर कि ईश्वर ने आपको दिया क्या, आप क्या। मुझे मिलता रहा, बताइए नहीं, मैं अभी बैलगाड़ी चला रहा होता, बैलगाड़ी क्या अभी तो गया होता, मैं तो पता नहीं कहाँ होता, लेकिन क्यों, मुझे मालूम था कि वो पापड़ वाला मुझे गाना सिखा गया है, कोई वजह ही होगी। फिर मैं और लोगों को पीछा करते 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 अभी भी पीछे ही चल रहा हूँ, मैं पीछे करते ही चला जा रहा हूँ मैं सीखने के। तो पूरा समंदर है ये पूरा। तो ज़िंदगी इतनी छोटी सी लगती है, ऐसा लगता है अभी कुछ नहीं, अभी शुरू किया है। फिर बात आई भाषा की, ज़बान जो मैंने वहाँ बदली, तेरी नज़र को नज़र कह रहा था, वो भी जब आया तो फिर मुझे सुनाई देने लग गया। हम बुंदेली बोलते तो हम सुनते नहीं थे, बोल देते थे, वो सुनाई उस वक्त नहीं देता था। बाद में सुनना सीखा मैं कि जो बोला है वो सुनिए तो लफ्ज़ है क्या ये। फिर बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, सब जगह जा जा के बस वही सुनना शुरू किया। तो इतनी खूबसूरत ज़बान है हमारे हिंदुस्तान में, ऐसी खूबसूरत इतनी सुरीली ज़बान है, इतने सुर में बोलते हैं। फिर फिल्मों में आके उसकी नकल करके उसको ऐसा मजाक सा बना दिए, जबकि ऐसा है नहीं। हमारी ज़बानें बड़ी खूबसूरत ज़बानें हैं, अगर आप ज़रा से तवज्जो दे के देखें तो बहुत बड़ा मज़ा आता है। ऐसे सुर भरे पड़े हैं। फिर क्योंकि एक तो एक्टर हूँ मैं, तो एक्टर का सबसे पहला फ़र्ज़ है कि ऑब्जर्व करिए भैया, जीना सीखिए, डूबना सीखिए। तो वो सब ऐसे ऐसे गुरु मिले। एक तो क्या है, हम किसी एक को गुरु मान लेते, एक नहीं है, पूरी कायनात आपका गुरु है, पूरी सृष्टि गुरु है आपकी। पेड़ पौधे भी आपको सिखाते चलते हैं। सुबह उठ के देख लीजिए, आप पहाड़ों में चले जाइए, सुबह किसी चट्टान पर बैठ जाइए, सुबह सूरज उगते हुए देखिए और शाम तक देखिए कितने रंग बदलते हैं, पशु पक्षी ये वो सारे सुर ऐसे, इतना मज़ा आता है। अगर आप जीना सीख लें तो इस सबके मज़े शुरू हो जाते हैं। हम लोग देखने, हम आँख बंद कर लेते हैं, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि कमाई कैसे की जाए। कमाई अपने आप हो जाती, सच्ची कहता हूँ, अपने आप हो जाती। तो वक्त ज़ाया ना किया जाए और अपने आप को झोंक दीजिए बस अपने ही लिए। मैंने तो झोंका भैया, और मुझे यहाँ आपके सामने आके खड़ा हो गया हूँ, यही वजह है, नहीं मैं पता नहीं कहाँ होता। तो उसमें ज़बान का सबसे बड़ा खेल है ये। अंग्रेज़ी मुझसे कभी नहीं बोली गई, क्यों अंग्रेज़ी मुझे सुनाई नहीं देती, एक्चुअली मुझे हिंदी ही सुनाई देती है।
कोई अंग्रेजी बोल रहा है उसमें भी हिंदी सुन लेता हूँ, मुझे तो समझ आती है ट्रांसलेट हो के। क्यों? वो उन लफ्ज़ों के जज्बात हमारे पास नहीं है। और एक तो हमारे जो टीचर थे उनको भी अंग्रेजी नहीं आती थी, जो उन्होंने पढ़ाया। हम अंग्रेजी की बस एक ही लाइन, व्हाट इज दिस इज ए टेबल, नो दिस इज नॉट ए टेबल, इट इज ए बेंच। बस यही, वो भी इट इज व्हाट इज दिस इज ए टेबल, नो दिस इज नॉट ए टेबल, इट इज ए बेंच। इसी को याद करने में हमने जिंदगी लगा दी और टेबल और बेंच तक ही रह गया मैं। और जब सूरदास के पद और रहीम और कबीर, जब इन लोगों को पढ़ा तो फिर लगा कि जिंदगी क्या है। तो फिर इतना सब कुछ इतना आसान सा हो जाता। सच्ची कह रहा हूँ, मेरे सबसे खूबसूरत दिन वो थे, वो 6 साल जब मैं भूखा मर रहा था। मैं कभी भूखा नहीं मरा। होता ये था कि जब कभी कभी बारिश के दिनों में कंपनी में काम नहीं होता था तो लोगों के पास खाने को नहीं होता, लोग दुबले हुए थे, मेरे गाल यहाँ से लाल हो जाते थे। अब उसकी वजह बताऊँ मैं कि ये राघवगढ़ की बात है, मध्य प्रदेश में राघवगढ़ एक जगह है, वहाँ की बात है कि एक पचकुइया जगह थी वहाँ पर राघवगढ़ के थोड़ा सा शहर से थोड़ा सा बाहर, शहर का छोटा सा कस्बा था वहाँ बाहर। तो वहाँ कुछ फ़कीर आते थे, पता नहीं कहाँ से वो ले आके आते थे और वहीं वो अपना खाना वाना बनाते थे और मैं वहाँ भजन गाता रहता था मंदिर में बैठ के, रियाज़ करता रहता एक्चुअली, गले का अपना रियाज़ करता था। तो वो भी हम मेरे साथ बैठ के चिमटा और वो ढोलक और ये बजा के वो भी हमारे साथ गाते रहते थे। उसके बाद वो कहते, वो खाना वाना बनाते थे, कहते कुंवर साहब, मुझे कुंवर साहब कहते थे, कुंवर साहब आइए खाना खाते। तो उनके साथ बैठ के, तो कंपनी वहाँ भूखी मर रही, मुझे यहाँ खाना मिल रहा है। तो मेरे दोस्त रंजीत कपूर, ये अन्नू कपूर के बड़े भाई रंजीत कपूर, उन्होंने देखा कि ये तो 24 घंटे यहाँ तो मातम छाए रहते, हंसता रहते, बच्चे क्या। तो उन्होंने एक दिन मेरा पीछा किया कि करता क्या है। तो पहुँच गए हम वहाँ पचकुइया में, देखा तो वो जाके वहाँ मंदिर की दीवार थी उस पर बैठ गए, मैं इनके साथ भजन गाता रहा, उन्होंने खाना वाना बनाया। और वो क्या करते थे, मेरे ख्याल से 2.5-3 किलो आटे की एक रोटी होती थी, उसमें सारा घी जो लाते वो डाल देते थे और एक सब्ज़ी बनाते थे उबाल के, बस रोटी का इतना टुकड़ा, जो 2.5 किलो आटे की बड़ी 2.5-3 बड़ी रोटी होती थी, राम रोट कहते थे उसको। तो एक टुकड़ा इतना काफ़ी होता था, उसमें घी पड़ा हुआ, सब पड़ा हुआ, और बस जो दाल वाल जो भी बना उसके साथ खा लेते थे। तो भजन गाए हमारे साथ में कुछ लोग, 2-3 फकीर वहाँ खाना बना रहे थे, रंजीत कपूर वहाँ बैठे हुए उस पर दीवार पे वो देख रहे थे कर क्या रहा है, ये तो भजन गा रहा है। उसके बाद भजन गाते हुए उन्होंने कहा कुंवर साहब आइए। तो मैं आने लगा तो उनको ही बुला लीजिए, एक फ़कीर थे उनको ही बुला लिए। तो उनको बुलाया तो उन्होंने यूँ कर दिया। तो मैंने कहा क्या है, आइए। तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा मत। मैं खा लिया, मैं खा के वो निकला वहाँ से। बोले तुम्हें शर्म नहीं आती हैं, भिखारियों के बीच में खाना। मैंने कहा माफ़ करिए, भिखारी नहीं है। तो क्या है? तो मैंने कहा फ़कीर लोग हैं, वो आते हैं अपना वहाँ के। तो कहते हैं तुमने वो उनके बीच में बैठ के खाया। मैंने कहा देखिए मैंने कुछ नहीं, मैंने मेहनत की है। बोले क्या मेहनत की? मैंने 2 घंटे से भजन नहीं गाए, मैंने वहाँ बैठ के